Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers on which you can call us are 2331-4444, 2371-71106. I'll repeat that number, 2371-7106 and 2371-7117. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे की इस कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है। प्रत्येक सोमवार की तरह हम आज आपके सवाल भी कार्यक्रम में सीधे शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष स्टॉक या कंपनी के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनू जी। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं वी रवि कुमार। Benchmark domestic stocks hit lifetime highs. Sensex crosses the 48,000 mark. Nifty achieves the 14,000 level. Manufacturing condition of the country improves in December 2020. Gold rises to trade beyond 51,000 rupees per 10 grams. And oil prices touch multi-month high on hopes that OPEC plus countries may cap output at current levels. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर। सेंसेक्स 48,000 से ऊपर और निफ्टी 14,000 से ऊपर हुए बंद। देश में विनिर्माण की स्थिति में दिसंबर 2020 में हुआ सुधार। सोना आज के कारोबार में तेजी के साथ 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंचा और तेल की कीमतें कई महीनों के उच्चतम स्तर पर इन आशाओं के बीच पहुंची कि ओपेक प्लस देश उत्पादन को मौजूदा स्तरों पर ही नियंत्रित कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय शेयर बाजारों से, जहां सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांकों में नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाली तेजी आज भी जारी रही। ताजा सर्वोच्च स्तरों पर पहुंचते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स पहली बार 48,000 को पार कर गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14,000 के स्तर से ऊपर जा पहुंचा। सेंसेक्स 0.64% की बढ़त से 308 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 48,177 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.82% की बढ़त के साथ 114 अंक ऊपर 14,133 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से भी बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.42% के उछाल में रहा। स्मॉल कैप सूचकांक में 1.34% की वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices today continued their record-setting rally amid positive global cues. Both stock indices hit fresh lifetime highs as the Sensex at the Bombay Stock Exchange achieved the 48,000 mark for the first time, while the Nifty at the National Stock Exchange crossed the 14,000 level. The Sensex closed 308 points or 0.64% up at 48,177 and the Nifty added 114 points or 0.82% to settle at 14,133. The broader market at the BSE also climbed, outperforming the Sensex. The BSE mid-cap index closed 1.42% up, while the BSE small-cap index gained 1.34%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed, while 10 logged losses. In sectoral indices, 17 out of 19 sectors climbed. The overall breadth of the BSE trade was positive, as shares of 2,095 companies gained, 996 declined, and 163 remained unchanged. We have Vicky from Delhi live with us. Vicky, welcome to Market Mantra.
जी नमस्कार सर, विक्की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, सवाल पूछें सर। विक्की, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपका? शायद हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। यामिनी जी, आज जो एक हमने देखा है कि रिकॉर्ड स्थापित करने का जो सिलसिला कई दिनों से चल रहा है वो आज भी जारी है। नया वर्ष भी नए रिकॉर्ड सेटिंग उसमें है, एक तेजी में है बाजार। क्या लगता है आपको, क्या प्रमुख कारण है? जी देखिए, ऑप्टिमिज्म है क्योंकि कोविड वैक्सीन के अप्रूवल्स की बात रही है। डीसीजीआई ने अप्रूवल्स दिए हैं और माना जा रहा है कि ये वैक्सीन 6 जनवरी के बाद से लगनी शुरू हो जाएगी और जिसके तरफ मास जो है वैक्सीनेशन होगी और इकोनॉमी वापस अपने रिकवरी स्टेट पे पहुंचेगी और इससे जो है एक बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि जो ऑटो सेल्स हैं या जीएसटी कलेक्शंस हैं वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स दे रही हैं इकोनॉमिक रिकवरी और पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ। सो आपको लगता है कि ये एक आधारभूत तेजी है, सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं है? कह सकते हैं कि थोड़ी ये एक स्टेबल राइज है? जी, ये कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमिस्टिक राइज है और थोड़ी सस्टेन्ड राइज है। लेकिन ये कहना कि करेक्शंस नहीं होंगी ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब पीक पे पहुंचती है तो बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं और उसके तहत हम देख सकते हैं कि करेक्शंस हो सकती हैं। पर ओवरऑल क्योंकि मार्केट्स में ऑप्टिमिज्म का दौर रहेगा और ग्रोथ की आशा है, उसलिए मार्केट्स हमें दिखाई देंगी कि एक ऊंचाई या एक हायर लेवल पे ही रहेंगी। अब हमारे अगले कॉलर सतीश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। मैडम, मैंने अब ये देखा जैसे यूएस डॉलर है, जब उसके दाम कम होने लगते हैं तो मैडम सभी देशों में कम होने लगते हैं और जब वो बढ़ने लगता है तो सभी देशों में उसके दाम बढ़ने लगते हैं। जैसे हमारे भारत में पिछले साल जनवरी में वो 77 के करीब था और अभी 72, 73 है। अगर फिलीपींस में देखो वो 55 था, 48 है। ताइवान में 35 था, अब 28 है। हैती में वो 92 था, वो 72 है। तो मैडम ऐसा क्यों होता है? वो सभी देशों में बढ़ने लगता है और वो सभी देशों में कम होने लगता है और हम जैसे सोचने लगते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है इसलिए वो हमने उसको कम कर रहा। जी, जब भी हम डॉलर को देखते हैं तो डॉलर के अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसको कितना स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जैसे उनका जॉब डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है या और कोई इकोनॉमिक डेटा है, वो कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डॉलर को या कितना वीकन पोजीशन में रखता है, उसकी वजह से बाकी कंट्रीज के विजाविज वो बढ़ता या गिरता है। अगर हम ट्रेंड सभी इकोनॉमीज में देखते हैं बढ़ने या गिरने का, तो वो मुख्य कारण उनके मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से रिलेटेड होता है। पर अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री है तो जो उस स्पेसिफिक कंट्री का या तो डेटा बेहतर हुआ है या वीकन हुआ है, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक कंट्री जो है डॉलर के अगेंस्ट वीकन या स्ट्रेंथन होती है। प्रदीप फ्रॉम नोएडा इज ऑनलाइन विद अस। प्रदीप, वेलकम टू मार्केट मंत्र। थैंक यू सर। सर, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो सर अभी कल्चर चल रहा है पिछले 6-7 महीने से, तो यदि इसको कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अडॉप्ट करती है तो इसका सर अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है? थैंक यू। जी देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरीज इम्प्रूव करेंगी और कोविड वैक्सीन का इफेक्ट नजर आएगा, वापस कंपनीज वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस के ओवर स्विच कर सकती हैं। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जहाँ पे अभी भी नजर आ रही है वर्क फ्रॉम होम में, वहां पे भी नजर आएगी और एक कुछ हद तक ऑफिस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगी, पर ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोडक्टिविटी में कंटिन्यूड रहेगी। और क्या लगता है आपको, इस ट्रेंड का किन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है वर्क फ्रॉम होम के अगर हम बात करें तो, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं आपको लगता है, शायद रियल्टी सेक्टर या कोई और सेक्टर्स हैं जिनको कुछ नुकसान भी हो सकता है? ये देखिए, टूरिज्म है जिसके अंदर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता और आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। इसी तरीके से आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे भी वर्क फ्रॉम होम इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। कुछ एरियाज में, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में हो सकता है, पर बाकी चीजों में नहीं हो सकता। पर जैसे हमने देखा कि कुछ नई इनोवेशंस आई हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, देखें
या फिर ऑफिस वर्क में जिसके अंदर ऑफिस तक ट्रैवल ना करने की जरूरत हो, वहां पर ये इफेक्टिव रहेगा। बहुत सारे सेक्टर्स ने जहाँ पे वर्कर्स को प्रोड्यूस करना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वहां पे वर्क फ्रॉम होम नहीं चल सकता क्योंकि उन्हें फैक्ट्रीज पे रिपोर्ट करना होगा। पर जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो लैपटॉप्स के थ्रू या डेटा ट्रांसफर के थ्रू हो सकते हैं, वो काम वर्क फ्रॉम होम किए जा सकते हैं। आइए अब रुख करते हैं करेंसी बाजार का, जहां से भी तेजी का ही रुख दिखाई दे रहा है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 10 पैसे मजबूत होकर 73 रुपये 2 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। रुपये में मजबूती प्रमुख रूप से डॉलर में गिरावट आने और घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी होने के बल पर आई। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.47% कमजोर होकर 89.47 पर आ गया। Yamini, the dollar has been beaten quite a lot in this year. How do you see this? Because typically when the global growth prospects are great, dollar generally weakens, and when the global growth prospects are not good, dollar generally strengthens. So what does this indicate that dollar seems to have been beaten? Well, I think their own macroeconomic data has been weak and they have not been much able to control the COVID situation, which also puts them in a weak state of affairs. The relief coming at a later stage and overall Fed's communication with respect to the monetary easing has been intermittent, which is there. So all these particular factors are leading the dollar to a weaker state. Also, the fact that the emerging economies like India and China have been able to bring about growth and show recovery, even with terms of the contractions which have been very high. The next quarter contraction estimates have been already reduced, and the next years and year to that have been considered as a growth economy. So keeping the valuations low in the emerging economies, the flows are taking place, the FPIs, and as a result, the dollar is weakening. श्रोता, हम आपको बता दें कि आज का प्रोग्राम इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। आपका जो भी कोई डाउट हो या कोई जानकारी आप चाहते हो आर्थिक, व्यापारिक या शेयर बाजार से जुड़ी, आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। इस बीच गौरव गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछें। मैडम, MSP, which is minimum support price, and fertilizer subsidy, and no income tax on farm sector, farmers, is it compatible with our agreement with WTO? और अगर MSP की सरकार मान जाती है तो इसका फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनियों के शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा है इनके लिए या खराब है? इसके बारे में बताइए प्लीज। थैंक यू जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स करती है, और ये सपोर्ट प्राइस स्पेसिफिक क्रॉप्स पे दी जाती है। कोशिश की जाती है कि फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करके। जहां तक सब्सिडीज का सवाल है। हेलो। हाँ प्रियांक जी, 1 मिनट रुकिए। यामिनी, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। तो सब्सिडीज हैं वो फर्टिलाइजर्स पे या और चीजों पे जो दी जाती हैं, अगर हम कहें WTO फ्रेमवर्क में हमें अभी अलाउड हैं, पर हमें ये धीरे धीरे डिक्रीज करनी होंगी क्योंकि फ्रेमवर्क कंटिन्यूअसली डिजायर कर रहा है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे US का भी स्टैंड था कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो सब्सिडीज को खत्म करें और एक पर्टिकुलर लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर के आए। ये सपोर्ट करती है फार्म सेक्टर को, और जहां तक एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं। SPS Jain, our regular callers calling in from Greater Noida. Jain साहब, वेलकम टू मार्केट मंत्र। हाँ नमस्कार जी। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार। अभी USA में जो 2.9 ट्रिलियन का पैकेज, रिलीफ पैकेज सैंक्शन हुआ है, इसका कुछ पैसा इंडिया की इकोनॉमी में भी एंटर करेगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी, 2.9 ट्रिलियन का पैकेज प्राइमरली कोविड रिलीफ की तरह दिया जा रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक जो है इंडिया के ऊपर आप नहीं कह सकते असर है,
ओवरऑल इसका जो बेनिफिट रहेगा वो उनकी इकोनॉमी पे रहेगा, और क्योंकि एक रिलीफ पैकेज है, माना जा रहा है कि जैसे यूएस दे रहा है वैसी बाकी इकोनॉमीज भी देंगी। फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस कंटिन्यूसली जो है डिमांड रही है इकोनॉमिस्ट की भी और कॉमन मैन की कोविड रिलीफ के लिए, और इसके तहत ये रिलीफ पैकेज एक साइन है डेवलप्ड इकोनॉमी से भी कि कोविड रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए। Let's now look at the other important story that we're tracking today. India's manufacturing conditions improved in December last year. Manufacturing PMI compiled by IHS Markit showed that Manufacturing Purchasing Managers Index PMI rose to 56.4 in the last month of calendar 2020. The PMI is above the critical 50 threshold for the fifth straight month. Manufacturing sector activity of the country strengthened in December. Manufacturers are stepping up production and doing input buying amid efforts to rebuild their inventories following business closures earlier in the year due to COVID-19 caused nationwide lockdown. और अब चलते हैं मोदी नगर, जहां से अशोक कुमार हैं हमारे साथ। सवाल पूछिए। हेलो जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए अशोक जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा यामिनी जी आपसे ये सवाल है कि जब कंपनी कोई डीलिस्ट करती है तो इसका तो पीरियड होता है कि 1 साल के अंदर अंदर, और क्या वो पूरे शेयर ले लेती है, उससे जितने ऑफर किए जाए शेयर होल्डर करता है तो सारे ले लेती है शेयर, या कुछ उसके बारे में कुछ बताइए। ये डीलिस्टिंग और बायबैक दो डिफरेंट चीजें होती हैं। डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज से आप अपना जो स्टॉक है उसको हटा रहे हैं, और बायबैक का मतलब होता है कि आप शेयर होल्डर्स से शेयर्स खरीद रहे हैं। जब भी डीलिस्टिंग करनी होती है तो कोशिश की जाती है कि एक बायबैक किया जा सके ताकि सारे शेयर होल्डर्स की सहमति से डीलिस्टिंग हो सके, और इसके दौरान बायबैक के थ्रू जो है शेयर्स को एक्वायर किया जाता है और फिर जो है डीलिस्ट किया जाता है, जिसका समय सीमा निर्धारित करती है। 1 साल भी हो सकती है और एक पर्टिकुलर पीरियड भी होता है जो सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। बायबैक का पीरियड विदिन 12 मंथ्स होता है। Ratnakar, another regular caller calling from Mumbai. Ratnakar, welcome to Market Mantra. हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि अभी 1 महीना होने के लिए आ रहे गवर्नमेंट, ये जो फार्मर्स का एजिटेशन बहुत एक पॉइंट्स पर रुका है, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है कि गवर्नमेंट उनको तो एश्योरेंस दे रही है एमएसपी नहीं तो उसके बारे में, लेकिन वो बोलते हैं कि कानूनी कैंसिल कीजिए। तो ऐसे अहम मुद्दे कौन से है कि गवर्नमेंट और फार्मर्स में सम्मति नहीं बन गई और ये कभी खत्म हो जाएगा एजिटेशन? जी देखिए, ये कहना एजिटेशन कब खत्म हो जाएगा ये मुश्किल है। बहुत सारी मीटिंग्स गवर्नमेंट और यूनियन लीडर्स के साथ चल रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। उनके कुछ कंसर्न्स एमएसपी को लेकर के हैं और जो मंडी सिस्टम है उसको लेकर के है। जो 3 कानून हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा बायर्स मिल सकें और एक अच्छी प्राइस मिल सके उनके प्रोड्यूस की, ताकि उनको अपना प्रोड्यूस जो है कम दामों पे बेचना ना पड़े और उनके पास बायर्स हों। कोशिश ये भी की गई है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के द्वारा कि स्टोरेजेस को उनको हटा करके कि उनके स्टोरेजेस इम्प्रूव किए जा सके और फार्मर्स को उनकी क्रॉप की प्राइस अच्छी मिल सके। ओवरऑल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पोटेंशियल इम्प्रूव करने के लिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो एक बहुत लो ग्रोथ रेट के विशिष्ट सर्कल में है, और कुछ मिसकंसीव्ड आइडियाज की वजह से जो है या कंसर्न्स जिन्हें हम कहें, जो उस पर्टिकुलर लॉज को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूड हैं। And in related news, the government has said that more than 64 lakh paddy farmers have benefited from the current Kharif marketing season procurement operations with minimum support price or MSP value of over 94,000 crore rupees. Agriculture Ministry said the government continues to procure Kharif crops at its minimum support price from farmers as per its existing MSP schemes. Around 499 lakh tons of paddy have been procured from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Tamil Nadu, Chandigarh, Jammu and Kashmir, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha,
Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Jharkhand, Assam, and West Bengal. We have BB Saraswat from Faridabad online with us. Saraswat Saab, please put your question. Hi, I just want to ask one question repeatedly. I keep on hearing from all the sides that India is an emerging country. And like since last 30 years, I'm listening this. I just want to know which are the factors which we need to say that after these factors, we are going to be a developed countries instead of emerging countries. Thank you. Your per capita income, GDP, are the factors which are considered for a developed economy. Basically, the concept of developed, developing, and less developed is dependent upon industrialization. But certain countries with their GDP growth rates, with their economies, like India is the 5th largest economy, and their overall development in social and economic infrastructure has led them to be defined as emerging nations which are taking positions in the developed countries, but still because the infrastructure is not is similar, or the per capita income or the GDP is not at the same levels, they are still considered as emerging nations. But would you say $12,000 would be a good estimation of being a per capita GDP, of being a good estimation of being a developed country? Or would it be 25,000? Factors. Basically, as I said, industrialization was the basic factor which led to the classification. So industrialization continues to be one of those factors, as well as per capita incomes and GDP. So as and when India does reach a higher level and is able to reduce its poverty levels, it will be recognized as a developed nation. अब प्रियांक हमारे एक श्रोता फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। आपका स्वागत है प्रियांक, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे को ये पूछना है, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से अफेक्ट होता है, लेकिन हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर चलते हैं बाय डिफॉल्ट एज ए इन्फ्लेशन। और दूसरी चीज, फिशर इक्वेशन के हिसाब से इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा, वो कम ही होता जा रहा है। जी, हम इन्फ्लेशन के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों इंडेक्सेस लेते हैं। अभी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो रही है वो सीएचपीआई इंडेक्स पे हो रही है। कोटिंग लेकिन डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों के लिए होती है। जब आप मेजर करते हैं, जो अभी हम सीपीआई की बात कर रहे हैं, वो टारगेटेड लेवल है 4% का, पर प्रेजेंट लेवल है 6.9%। इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट का आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दायरा होता है कि इन्फ्लेशन जितना होता है उसमें रियल रेट ऐड करके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकलता है। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी थी और कोविड का रिलीफ देना था, आरबीआई ने अपने रेट्स कट किए थे, जिसका असर सीधा असर हमें इंटरेस्ट रेट्स पे दिख रहा है। तो इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है और रियल इंटरेस्ट रेट्स कम देखे जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम है। आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों का, जहां भी तेजी का ही रुख है। एशियाई बाजारों में बढ़त का सिलसिला आज फिर शुरू हो गया। निवेशकों की आशाएं वैक्सीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर्ज होने पर टिकी थीं। सिर्फ जापान के बाजार में मंदी थी और निक्केई सूचकांक 0.7% की गिरावट पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.9% की बढ़त में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 2.5% की वृद्धि दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% की बढ़त में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी रुख तेजी का था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 1% की वृद्धि पर था, फ्रांस के कैक में 1.4% की तेजी थी और लंदन का फुटसी 2.4% के उछाल पर था। और आइए चले कोलकाता, जहां से धीमन है हमारे साथ। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हमारा सवाल है कि 2024 तक हमारा इंडिया का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन में जा सकते हैं और नहीं? जी, बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें सरकार का काफी हद तक योगदान रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट्स के द्वारा 16 पॉइंट एजेंडा लाया गया फार्मर्स के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्ट्रॉन्गर फोकस किया गया सोलर एनर्जी से, और कोशिश की गई कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स हैं या रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हों
चाहे वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हों जिसमें टैक्सेस को रिड्यूस किया गया है, और ईज ऑफ बिजनेस के रैंकिंग में हम 142 लेवल जो 2014 में थे अब 63rd लेवल पे आ गए हैं। उन सभी के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के द्वारा या मुद्रा योजना या स्टार्टअप्स के द्वारा देश में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ रेट प्रोवाइड की जा सके ताकि 5 ट्रिलियन मार्क पहुंचा जा सके। Yamini, most of our experts on stocks say that it's very difficult to argue with liquidity, and it's liquidity which is driving the markets, not only Indian but global markets. I was looking at some data recently. There are $18 trillion of bonds worldwide which have a negative interest rate. So risk on seems to be the strategy for most fund managers and most people who are investing money worldwide. So how do you see this particular situation where you have almost $18 trillion of bonds worldwide in negative interest rates? How does this affect the stock markets going forward? Well, liquidity is definitely one of the factors which is leading the stock markets to a higher level, but we cannot discount the factor that the FPIs in the month of December have been 60,000 crores, and prior to that have been 70,000 crores in November. So which is leading to a higher stock markets. Also, the stock market valuations in worldwide and globally have reached 200 trillion. So as a matter of fact, it's the movement of the FII investments to many of the emerging economies. Also a change in the way people were perceiving the uncertainty to a better economic condition, which is leading to investments in stocks. But in debts, yes, the yields are low and negative, which continue to be a matter of concern for the fixed income takers. यामिनी जी, अगर हम देखें तो जो भारत में एफपीआई आया है, इमर्जिंग कंट्रीज में उनका फ्लो रहा है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट रही है। तो भारत की तरफ पर्टिकुलर क्या अट्रैक्शन है, क्या ऐसे यहाँ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं एफपीआईज को? जी, काफी कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स हैं और प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट स्ट्रॉन्गर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 142 पायदान से 63rd पायदान पे आ गए हैं, 79 पोजीशंस अप हैं। स्टार्टअप स्कीम्स हैं जिसके अंदर लोगों को क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, टेक्निकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं और बहुत सारी बेनिफिट्स दिए गए हैं। एमएसएमईज को जेम पोर्टल्स और बाकी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, इक्विटी इन्फ्यूजन, सबऑर्डिनेट डेट्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था पोटेंशियल एग्रीकल्चर का बढ़ाने के लिए और उसे विशेष सर्कल से बाहर करने के लिए, वो भी बहुत है। और समय कम है यामिनी जी, तो हमें अब कमोडिटीज पर एक त्वरित नजर डालनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के अनुरूप सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 900 रुपए से अधिक का उछाल आया और चांदी लगभग 2000 रुपए प्रति किलो की तेजी पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 933 रुपए महंगा होकर 51,177 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 1,977 रुपए के उछाल से 70,076 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,939.60 प्रति आउंस पर था और चांदी भी तेजी के साथ $27.50 प्रति आउंस पर थी। Oil prices today touched multi-month highs on expectations that OPEC and allied producers may cap output at current levels in February as the coronavirus pandemic keeps worries about first-half demand elevated. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $52.40 per barrel, while WTI crude prices were around $48.80 per barrel. Yamini, thank you very much for joining us live on Market Mantra today and answering our listeners' queries so effectively. Thank you so much. और हमारे सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ भाग लेने के लिए धन्यवाद। Before we close, a reminder of the headlines that we covered in this edition of Market Mantra. Benchmark domestic stocks hit lifetime highs. Sensex crosses the 48,000 mark. Nifty achieves the 14,000 level. Manufacturing condition of the country improves in December 2020. Gold rises to trade beyond 51,000 rupees per 10 grams. Touch multi-month highs on hopes that OPEC plus countries may cap output at current levels. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.